जी आज आपके जैकेट जोरदार चमका थे। सादा है भैया। हाँ सादा कहाँ चमकेगा। प्रश्न क्रमांक 1 ननकी राम जी कंवर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, ये तालाब किस पर्पज से, किस मकसद से बनाया जा रहा है जंगलों में? लोग बोलते हैं हाथी के लिए है, हाथी को तैरने के लिए। मेरा निवेदन है कि तालाब सही ढंग से बनाएं, उसमें आप भैंसा नहीं धो सकते, तालाब बन रहा है और हाथी के लिए आप बना रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा जांच करवा दीजिए। आदमी धोए जाते गाँव में। अरे आपको क्या समझेगा, हर बात तो समझ में तो आता नहीं, बोल लेते हैं इसलिए बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय पर बात क्यों करते हैं? मैं तो छोटा सा प्रश्न किया हूँ। ठीक है, बताइए। काफी गहराई होना चाहिए मतलब उनका कहना। हाँ ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, तालाब बनाने के पीछे का एम ये है, उसका मकसद ये है कि वाटर रिचार्ज हो। हाँ। पानी यदि स्टोर रहता है तो वाटर रिचार्ज होता है, उसका लेवल ऊपर आता है और वन्य प्राणियों के पीने के भी काम में आता है, तो इसलिए इसको बनाया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी मैं छुईरोड़ा गया था और बोला जो आप जमीन में नीचे जाएगा पानी बोल रहे हैं, ये बात ठीक है, जाना चाहिए, लेकिन उसमें पानी रहेगा तब जाएगा। जो बना है एक छोटा सा नाला में है, जंगली एरिया है, पहली पानी में वो टूट जाएगा, मेरा ये दावा है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, बनाने से कोई फायदा नहीं। और कुछ मजदूरों का पेमेंट भी नहीं हुआ है और मजदूर इसीलिए काम नहीं करते कि आप पेमेंट में बहुत घपलाबाजी होता है। आपको याद होगा पिछले वर्ष माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पेमेंट के लिए कहा था, तो यहाँ तो पेमेंट कर दिए बतला है। बाद में डीएफओ मैडम जांच करने गई तो गांव में किसी को भी पेमेंट नहीं किए थे, उस प्लांटेशन का था। तो बाद में उन्होंने कहीं से मैनेज करके, क्योंकि वो तो पहले बढ़ चुका था पैसा, कहीं से मैनेज करके वो पैसा दिया। और ये गांव नहीं, 3-4 गांव का प्लांटेशन का था। तो इस तरह से ना हो, क्योंकि अभी तक तो मेरे पास शिकायत नहीं आया है, लेकिन मजदूरों को आप काम नहीं करा रहे हैं, ये शिकायत जरूर आया है। तो इसको थोड़ा दिखवा लीजिए। मैं दिखवा लूं। प्रश्न क्रमांक 2 बघेल जी। लगाया था नरवा विकास अंतर्गत स्वीकृत कपित कराना है। माननीय मंत्री महोदय ने जानकारी दी है, लेकिन आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किस मद से नरवा विकास किया गया था और कितनी राशि की गई थी। किस मद से नरवा विकास किया गया था और कितनी राशि। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कैंपमा से इसका निर्माण कार्य हुआ। कितनी राशि की? राशि के बारे में पूरी जो सूची है, कांकेर में 2285 लाख, कोंडा गांव में 547 लाख, नारायणपुर में 1282 लाख, बस्तर में 447 है। पूरी सूची में आपको उपलब्ध करा दूंगा। अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी, प्रश्न कल ले लेते हैं कि आज आने के बाद लेते हैं जी? प्रश्न का जो पुस्तिका है वो पहले मिल जाता है कि अभी मिलता है? पहले भी ले लेते हैं। तो थोड़ा तैयारी करके आया करें घर से, क्या प्रश्न पूछना है। जी जी जी, पूरा तैयारी है सर। इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई थी क्या?
जी जी अध्यक्ष जी 13/1/2022 को दैनिक भास्कर में लंबा चौड़ा इसके नरवा गुरवा गाड़ी के काम में छपा था। उसी के आधार पर मैं प्रश्न लगाया था। आप उसी आधार पर प्रश्न नहीं पूछ सकते। जी नहीं पेपर में छपा है, उसके आधार पर प्रश्न नहीं पूछ सकते। नहीं, आप लेकिन बताइए। सर एक लंबा चौड़ा इतने कार्य हुई है, इस कार्य को कोई जनप्रतिनिधि से लोकार्पण शिलान्यास कराई गई थी क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, समाचार पत्रों के आधार पर कुछ होता नहीं है, लेकिन कोई शिकायत हमारे रिकॉर्ड में हमको प्राप्त नहीं हुआ है। नहीं मैंने कहा कि किसी जनप्रतिनिधि से अनुशंसा कराई गई थी क्या, लोकार्पण कराई गई थी क्या? इस कार्य इतने बड़े लंबे चौड़े कार्य हम लोग के हैं। ये प्रश्न निर्माण के संबंध में है, लोकार्पण के संबंध में नहीं है। चलिए, धन्यवाद। रंजना दीपेंद्र साहू, प्रश्न क्रमांक 3। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री जी के उत्तर ख में उन्होंने स्वीकार किया है कि उक्त स्वीकृत कार्यों में से कार्यादेश पश्चात अन्य योजना में कार्यों का समायोजन किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि किन कारणों से इसे समायोजन किया गया और कितने कार्यों को समायोजन किया गया, किसके आदेश के पश्चात किया गया और कौन से दिनांक को किया गया? माननीय अध्यक्ष जी, वैसे उस जवाब में है 4 कार्यों को किया गया है और वो चारों कार्य नाबार्ड से पहले किए जा रहे थे। फिर जेजेएम आया, उसको जेजेएम में समाहित करके उसे आगे की राशि उससे लेके कार्य को किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री जी का उत्तर मुझे ऐसा नहीं मिला है और आपने आप जो बता रहे हैं अभी मौखिक, उसमें आपने स्वयं 2 साल पहले हमें एक स्वीकृति पत्र दिया था जिसमें 14 कार्य धमतरी विधानसभा में 14 टंकी स्वीकृत हुई थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं उसमें भूमि पूजन में गई थी। पानी टंकी बनने के पश्चात आपने उसे दूसरे योजना में समायोजन किया, तो किस आधार पर आपने दूसरे योजना में इन 10 टंकियों को समायोजन किया है? 4 को तो आपने नाबार्ड में किया, आपने उत्तर में दिया है, लेकिन 10 जो टंकी बनी है आपने क्यों किया और किसके आदेश पर और कौन से दिवस को किया? वो टंकी बन चुकी है कि नहीं बनी? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, टंकी बन चुकी है। बनने के बाद इन्होंने दूसरी योजना में समायोजन किया है और ये आश्चर्य की बात है माननीय सभापति, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि टंकी बनने के पश्चात जब दूसरे इसमें समायोजन किया गया दूसरी योजना में, तो कैसे वो ठेका एक ही व्यक्ति को मिला है? कौन से समय पर मिला है? क्योंकि वो तो टंकी बन के तैयार हो गई थी 14 की 14 टंकी। और भुगतान हो गया था? भुगतान भी हो गया अध्यक्ष महोदय जी। माननीय अध्यक्ष जी, टंकी के अलावा वहां पे पंप हाउस बनता है, उसके अलावा पाइपलाइन का विस्तार होता है। कुल मिला के पूरी योजनाओं को कंप्लीट करने के लिए 4-5 प्रकार की योजनाएं होती है गांव में। और पहले योजनाएं अलग थी जेजेएम आने से पहले मिनी माता अमृत धारा योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग शुरू किए, जिसमें बीपीएल परिवारों को मुफ्त कनेक्शन दिया जा रहा था। अब जेजेएम आया, 45 लीटर प्रति व्यक्ति पानी का था, 55 लीटर प्रति व्यक्ति पानी का है। तो कंडीशन को देखते हुए चीजों का विस्तार किया गया। जब चीजों का विस्तार किया जाता है तो उसको नई योजना में उसको शामिल किया जाता है। माननीय मंत्री जी, मेरा प्रश्न वो नहीं है, आप गरीबों की मदद कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हम भी खुश हैं। मेरा प्रश्न केवल इतना है कि किसके कहने पर ये कार्यादेश जारी हुआ? 14 टंकी जो बन के तैयार है, उसके बाद उसे आप दूसरी योजना में समायोजन करते हैं। यदि आप जल जीवन मिशन की बात करते हैं तो मैं पूरा जल जीवन मिशन की गाइडलाइन में लेकर आई हूं। आप कहें तो मैं सदन की पटल पर रखती हूं। आपने कौन सी गाइडलाइन का पालन किया है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं बताना चाहती हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, एक भी गाइडलाइन का पालन इन्होंने नहीं किया है। सबसे पहले गांव में जल समितियां गठित होनी चाहिए। आप बताइए कि आपने जल समिति गठित की? आपने तो पहले टंकी बना दी है, आपने पाइपलाइन के लिए टेंडर लगवा दिया है, आपने कौन सी जल समिति गठित की है? प्रश्न क्या है आपके बताइए।
प्रश्न क्या है ये बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्या इन्होंने गांव में जल समितियों का गठन किया है? दूसरा प्रश्न ये है, गांव का एक्शन प्लान ग्राम समितियां लेती है, तो क्या ग्राम समितियों ने एक्शन प्लान बनाकर आपको दिया है विभाग को? तीसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ये है कि लागत राशि ग्राम समितियों के अकाउंट में लागत राशि जमा होनी थी तथा समितियों द्वारा ठेकेदारों को भुगतान करना था, लेकिन ये तीनों काम नहीं हुआ है। इसका उत्तर दे दे तो मैं आगे का प्रश्न करूं। अब आगे नहीं मिलेगा आपको चांस। माननीय अध्यक्ष जी, इनके प्रश्न में ही उत्तर है। पहले खुद ही बोल रही हैं कि नहीं, इन्होंने ना भूमि पूजन किया, उस समय जेजेएम नहीं आया था, तो वो पहले राजमत से वो कार्य स्वीकृत हुए थे, तो उस समय नियम अलग थे। अब जेजेएम के आने के बाद से नियम अलग हुए हैं, तो काम को आगे बढ़ाने के लिए जब जेजेएम आया, तो जब मैंने थोड़ी देर पहले जब मैंने कहा, जब गांव में उस योजना का जब विस्तार जब किया गया, तो उस नियम के तहत उस योजना को सम्मिलित करके उस कार्य को आगे बढ़ाया गया। तो इसमें तो धर्मलाल जी, कौशिक धर्मलाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, प्रश्न बहुत स्पष्ट है। मैं नियम जानना चाहती हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम जानना चाहती हूँ कि कैसे किया। आपको अपने क्वेश्चन के बारे में पूछना है माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं अपने प्रश्न का नियम जानना चाहती हूँ कि किस आधार पर किया। माननीय विधायिका का ये कहना है कि जो पुरानी टंकी बनी, वो पुरानी टंकी पुरानी योजना से बनी, राज्य सरकार की योजना से। नई योजना केंद्र सरकार की आ गई, वो जल जीवन मिशन आ गया। उनकी ये चिंता है कि पुरानी योजना, पुरानी योजना का पैसा जो टंकी बनी है उसको नई योजना में जोड़कर भुगतान किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे कि मैंने कहा, पुरानी योजना के तहत कार्य स्वीकृत हुआ जिसमें पानी टंकी बना, उसके बाद जेजेएम आया, जेजेएम के नॉर्म्स के तहत जेजेएम का आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो आधा हमारे राजमत का भी है, तो दोनों को मिला के योजना को संचालित किया जा रहा है। और जो फाइनल पेमेंट तो तब होगा जब थर्ड पार्टी का ना उसमें इंस्पेक्शन होगा। तो योजना तो अभी पहले कंप्लीट तो हो जाए, योजना भी कंप्लीट नहीं हुई है। माननीय मंत्री जी, ये बताइए मुझे, ठीक है आपने समायोजन कर दिया, ठीक है, चलिए मैं भी स्वीकार करती हूँ आपने समायोजन किया। ये बताइए कि एक ही टंकी का दोनों विभाग से कैसे पैसा निकलेगा और एक ही ठेकेदार को कैसे ये दोनों काम मिलेंगे? आपने पहले टंकी एक ठेकेदार से बनवा दी, फिर आपने उसे दूसरी योजना में समायोजन किया, फिर समायोजन के बाद कैसे उस ठेकेदार को जल जीवन मिशन में वो काम मिल गया, फिर आपने फिर उसे पेमेंट कर दिया। ये माजरा क्या है माननीय अध्यक्ष महोदय जी? वही ठेकेदार पुरानी टंकी बना रहा है और वही ठेकेदार नई टंकी बना रहा है। वही ठेकेदार दोनों टंकियों को बना रहा है, कैसे उसको काम मिल जा रहा है? वही पुराना ठेकेदार उसी गाँव में पुरानी टंकी को बना रहा है, वही ठेकेदार जल जीवन मिशन के तहत फिर काम कर रहा है। अच्छा माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये जल जीवन मिशन यदि बताते हैं तो जल जीवन मिशन की एक भी गाइडलाइन का पालन नहीं है। आपने तो ग्राम समिति ही गठित की है, जल जीवन मिशन में ग्राम समिति ही नहीं है आपकी, और समिति ही पूरे निर्णय लेंगे, लेकिन कहीं पर भी ना कोई विज्ञापन, ना कहीं पर कोई ग्राम समितियां बनी है। पूरा पैसा सीधे समितियों के खाते में जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आप डायरेक्ट पेमेंट कर रहे हैं ठेकेदारों को, तो कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट की जल जीवन मिशन की योजना का उल्लंघन है कि नहीं है, ये बताइए मेरे को। समितियां सभी जगह बनी है अध्यक्ष जी, मेरे यहाँ नहीं बनी है माननीय मंत्री जी, मेरे यहाँ नहीं बनी है, मैं प्रदेश का नहीं जानती, मेरे यहाँ धमतरी जिले में इनकी जगह विशेष आप ख्याल रख के जांच करा लीजिए, देख लीजिए उसको। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा निवेदन दे दीजिए, एक बार वो जांच करा लेंगे धमतरी जिले में। जी जी, कौशिक जी आप तैयार होइए। किसका इंतजार कर रहे हैं? किसका इंतजार कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, सामग्री व क्रय अन्य कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई थे, उसमें 37 में 35 जो निविदाएं हैं, वो जो निविदा है उसमें अनियमितता पाई गई और इसके लिए 6 IAFS के अधिकारी और 3 राज्य के अधिकारी को
दोषी पाया गया। ये है 2020, जब मैं उस समय प्रश्न लगाया था तब। उसके बाद बीच में फिर एक प्रश्न लगा, फिर आज एक प्रश्न लगाया। ये 2020 से अभी तक अध्यक्ष महोदय दोषी तो पाया गया, लेकिन दोषी पाए जाने के बाद में उसके ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए तो वो कार्रवाई नहीं हुई है। मैं मंत्री जी से उसमें जानना चाहता हूं कि आपने स्वीकार किया है कि दोषी पाए गए हैं, तो उनके खिलाफ में कब तक कार्रवाई की जाएगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें अनियमितता पाई गई है, इसमें उसको शो कॉज नोटिस सबको जारी किया गया है, उनका उत्तर अभी आना है। और जो उसमें कमियां पाई गई थी उसमें यह था कि 30 दिन की अवधि निविदा में होना चाहिए, तो 30 दिन के बदले उन्होंने 21 दिन दिया था, तो वो इस मामले में उनको शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। दूसरी बात ये कि ये किसी शिकायत के आधार पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये जो रूटीन अपर प्रधान मुख्य संरक्षक जो जांच करते हैं, तो जांच करके उन्होंने स्वयं अनियमितता को सामने लाया है और उसके आधार पर ये कार्रवाई प्रारंभ की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो नोटिस जारी किए हैं, तो नोटिस तो तब जारी हुआ जब प्रश्न लगा, और जब जब प्रश्न लगते गया तो अलग अलग डेट पे नोटिस जारी हुआ है। ये नोटिस जारी हुए काफी समय हो गया है, इनके जवाब कब तक आ जाएंगे? कुछ समयावधि निर्धारित करेंगे क्या? ये जवाब के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय 15 दिन का समय उनको दिया गया है उनके रिप्लाई के लिए। तो नोटिस अभी जारी हुआ है क्या? पहले भी जारी हुई थी, अभी दोबारा हुई है। जवाब पहले कभी नहीं आया अध्यक्ष महोदय, और एक कभी जवाब नहीं आया है मेरे जानकारी में। मंत्री जी को ज्यादा मालूम होगा। जब आपका प्रश्न आ गया तो जवाब जल्दी नहीं, तो जवाब नहीं आया है। 15 दिन का उन्होंने कहा है। मंत्री जी ये बोल रहे थे कि उसमें कोई 2 दिन का है, 4 दिन का है। मंत्री जी से मैं एक आग्रह करना चाहूंगा कि या तो उसमें 2 बातें हैं, भंडार क्रय के जो नियम है, या तो उसको समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि 2-4 दिन का महत्व नहीं है तो उसकी आवश्यकता नहीं है। मतलब जब चाहे वो सप्लाई करते रहे, और यदि वो नियम है तो उसका पालन होना चाहिए, इसलिए दोषी पाया गया है क्यों समय में नहीं किया। ये केवल मंत्री जी, मैंने तो इसको उठाया है, ये केवल बीजापुर, जगदलपुर, धमतरी, ये 4-5 जिले का मामला है। ये 4-5 जिले का मामला है, लेकिन बांधी भी लगाया है, एक जिले का और है। ये लगभग पूरे प्रदेश में कमोबेश है। बलरामपुर का है, तो लगभग पूरे प्रदेश में लगभग कमोबेश यही स्थिति मंत्री जी। इसलिए मैं चाहता हूं कि नियम है तो उसका पालन हो जाना चाहिए, और 2020 से केवल दोषी पाए गए और उसके ऊपर कार्रवाई, तो ऐसा अपन नहीं मानते कि विभाग मंत्री जी बचा रहे हैं उसको, या विभाग वाले उसको बचा रहे हैं। तो यदि कार्रवाई करनी है, जो भी आपको निर्धारित करनी है, तो जवाब के लिए आपने 15 दिन कहा है, तो 15 दिन जवाब आने के बाद में कितने दिन के अंदर में उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आने के बाद निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, और मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि पूरे जो नियम है वो नियमों का पालन हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। चंद्राकर जी, चंद्राकर, मैं कल पूछा था, मैं ही इस विषय को पहले लिया था, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने लगाया था प्रश्न पूछिए ना। इसी प्रश्न में 22 और एक 15 दिन की स्थिति में देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 22 में भी पूरे 37 के 37, मैं तो 4 अच्छा किए होंगे वो समझ रहा था, पूरा 37 का 37 गड़बड़ हो गया। तो क्या पूरे 37 गड़बड़ होने के पीछे कोई इंटेंशन है, मानवीय गलती है कि जानबूझ के ये धंधा कर रहे हैं? गलत करने का अपने चहेते को किसी को दिलाने का ये बताने का कष्ट करें, क्योंकि आश्चर्यजनक है कि पूरा 37 का 37 निविदा गलत हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी में नोटिस जारी हुआ है, उनका रिप्लाई लेना जरूरी है, ये प्रक्रिया है और उसी का इंतजार कर रहे हैं।
37 गलत है और एक बार अवसर दे दिए, दोबारा अवसर दे रहे हैं। कार्रवाई करनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत सक्षम मंत्री हैं। चलिए ठीक, आपकी माननीय आवाज मंत्री जी ने भी स्वीकार किया कि विधानसभा प्रश्न लगने के बाद पहली नोटिस जारी हुई, दोबारा प्रश्न लगा तो दूसरी नोटिस जारी हुई। ये पहली नोटिस जारी हुई, इसमें जवाब देने के लिए कितना समय निर्धारित था, किस तारीख को जारी हुई, और दूसरी नोटिस किस तारीख को जारी हुई, ये बता दीजिए। अब तिथि भी मैं आपको जानकारी में दे दूंगा। चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी नोटिस जारी होती है तो उसमें समय सीमा निर्धारित होती है। समय में अगर अधिकारी ने जवाब नहीं दिया तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए। विधानसभा प्रश्न लगने के बाद नोटिस जाए तो ये तो अधिकारी को बचाने वाली बात हो गई। तन्नी साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो बहुत आश्चर्यजनक है कि 37 निविदा गलत पाई गई। आपने बता दिया ना, हम यहाँ भी नोट है, वहाँ भी नोट है, सब जगह नोट। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो प्रश्न लगाई थी उसमें जानकारी आदरणीय मंत्री जी दिए हैं कि बाघ नदी परिक्षेत्र अंतर्गत अवैध रेत परिवहन में एक प्रकरण दर्ज किया गया। उक्त प्रकरण में भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत कार्रवाई करते हुए 10,000 मुआवजा राशि अधिरोपित कर वाहन निमुक्त किया गया। मैं मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि एक प्रकरण जो दर्ज किए है वो कौन सा गाड़ी का है और कौन सा दिनांक का है? अध्यक्ष महोदय, प्रकरण भारतीय वन सेवा अधिनियम 1927-33 एक खा का उल्लंघन हुआ था और उसमें जो कार्रवाई जिस गाड़ी के विरुद्ध आप जानकारी चाह रहे हैं वो बता देता हूँ। ये POR क्रमांक 10/228-21, अपराधी का नाम श्री नरोत्तम फल्द दयालु, जब्त माल का विवरण एक ट्रैक्टर ट्राली CG 08P 5393। माननीय अध्यक्ष महोदय, कि 4/12/2021 को माजदा से भरे वाहन खड़ी थी और कोई जिम्मेदार व्यक्ति के माध्यम से जनप्रतिनिधि के माध्यम से शिकायत की थी और 3 दिन तक माजदा गाड़ी खड़े होने के कारण क्या फॉरेस्ट विभाग ने कार्रवाई क्यों नहीं की है? मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न था उसका उत्तर दे दिया गया। ये कुछ दूसरी कोई नई बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी सिलसिले में पूरा सदन में यही बात गूंजी है, तो मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि 3 दिन तक गाड़ी खड़े होने के कारण क्या उस माजदा के प्रकरण क्यों नहीं बना? आपने शिकायत की थी? मैं शिकायत की थी। किसको? फॉरेस्ट वाले को भी की थी, है ना, कलेक्टर साहब को भी लगाई थी। इसकी शिकायत पे जांच क्यों नहीं हुई, आप देख लीजिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई शिकायत यदि संज्ञान में आए, कोई पेपर सामने आए, तब तो कोई कार्रवाई हो पाएगी। नहीं, देख लीजिए। लेकिन इस मामले में जो प्रश्न लगा है कि जिस मामले में प्रश्न लगा उसका जवाब दे दिया गया, 10,000 जुर्माना हुआ, नाम बता दिया, दिनांक और उसके गाड़ी का नंबर बता दिया। अब ये नया कोई इसमें प्रश्न आ रहा है तो आप जानकारी में लाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसी से जुड़ा है और प्रकरण दुर्भाग्य की बात है कि 3 दिन तक गाड़ी खड़े होने के बाद भी फॉरेस्ट का अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये तो बहुत ही दुर्भाग्य। और जिम्मेदार व्यक्ति, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि शिकायत करने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होता तो दुर्भाग्य की बात है। अध्यक्ष महोदय जी, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा प्रश्न को उत्तर नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय जी, आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर तो आ गया है। अध्यक्ष जी, एक महिला सदस्य उठा रही है, किसका संरक्षण था उस गाड़ी वाले को? विधायक की शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं हो रही है, किसकी गाड़ी थी वो? ये तो स्पष्ट करना चाहिए आप। माननीय अध्यक्ष, मैं आपसे मैं निवेदन करती हूँ कि मुझे जो मैं प्रश्न की हूँ का उत्तर मिल जाए। आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर तो मिल चुका है। ये जो आप अतिरिक्त प्रश्न कर रहे हैं वो किसी नए प्रश्न पर आधारित है, इसलिए
इसलिए उसको जब तक आपकी शिकायत नहीं मिलेगी जांच नहीं हो सकती। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 220/132/33 के भी की सभी स्टेशन लगना है, वो कब तक लग जाएगी और उसकी प्रशासकीय स्वीकृति हुई है या नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र जिला रायगढ़ में ग्राम हाटी में 220/132/33 के बीच क्षमता के सभी स्टेशन निर्माण कार्य प्रस्तावित, और इसके लिए भूमि का चयन किया गया महोदय, जो 17.775 हेक्टेयर की भूमि और 6.25 हेक्टेयर भूमि विस्तार पत्र में छोटे बड़े झाड़ का जंगल है, और वन विभाग से लगातार पत्राचार जारी है, और जैसे ही वो अनुमति मिलती है वैसे ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ये प्रश्न है कि इसमें जो है पत्थल गांव से लाइट आती है जसपुर जिले से अध्यक्ष महोदय, जिसमें जो है धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, करतला, रामपुर तक जो है लाइट बह जाती है, और पत्थल गांव से लाइट आने के कारण वोल्टेज का समस्या हमारे क्षेत्र में होता है, और इसमें जो है जो जमीन प्रस्तावित किया गया है अध्यक्ष महोदय, इसमें जनप्रतिनिधि और हम सब मिलकर जो इसको चयन किए हैं, वहाँ पर जंगल नहीं है, खाली जमीन है, पेड़ पौधे नहीं है, झाड़ नहीं है, न पेड़ नहीं है, तो वहाँ इसको जो है माननीय मुख्यमंत्री जी वन विभाग को निर्देश करेंगे क्या कि उसको जल्दी एनओसी दिया जाए ताकि वो कार्य प्रारंभ हो सके? बिल्कुल अध्यक्ष महोदय, क्योंकि वो पूरी प्रक्रिया चल रही है, और जितना जल्दी वो हमको अनुमति देगी वैसे ही उसके टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चिंता से मैं सहमत हूँ जी, धन्यवाद। राधिया जी, न नौबन तेल होगी न राधा नाचेगी। माननीय अध्यक्ष, राधा भी नाचेगी, तेल भी होगा। माननीय मंत्री जी से, क्योंकि हमारे यहाँ से है बिजली। और ते बाहर रह गई जो नाचित यहाँ से। चलिए और आपके लिए नाचना है आंगन टेढ़ा। चलिए संतराम जी, आप इसमें क्यों उलझ रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, हलचल आ गई है पूरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से अपने प्रश्न में आ गई है नहीं? हाँ, अब थोड़ा सा शांत रखिए। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछा था, उसके प्रश्न में ये आया है कि वर्ष 2020 और 21 में परिक्षेत्र चारमा, सरोना, नरपुर में लेंटाना उन्मूलन कार्य में कुल 2,21,39,400 रुपए का व्यय होना बताया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि लेंटाना उन्मूलन का कार्य कौन सा महीना में कराना उचित होता है? सही है कौन सा महीना में आप? चलिए माननीय मंत्री जी, उसके पहले मैंने कहा था पिछले लेंटाना में, ये लेंटाना क्या है? रुकिए, प्लीज। मैंने कहा था कि करो भाई, विभागीय अधिकारी आकर मुझे लेंटाना के बारे में बताए कि क्या है, उसका बॉटनिकल नेम क्या है, छत्तीसगढ़ी का नाम क्या है, हिंदी का नाम क्या है, ये सब किसी ने बताया नहीं मुझे आज तक। मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, लेंटाना का छत्तीसगढ़ी शब्द बता देना भाई। खरपतवार। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने लेंटाना के संबंध में जानकारी के लिए निर्देश दिया है जी। लेंटाना बहुवर्षीय झाड़ी प्रजाति है जो कि लगभग 200 वर्ष पूर्व ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा दक्षिण अफ्रीका से ऑर्नामेंटल हेज प्लांट के रूप में लाई गई थी, घेरा लगाने के लिए। वर्तमान में लेंटाना झाड़ी ब्रिटिश कॉलोनी वाले शहरों एवं कस्बों से होते हुए वन क्षेत्रों में मैं इसको मुझे दे दीजिएगा, मैं पढ़ लूंगा, आप उनके प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, ये तो मैं पढ़ लूंगा। अगस्त से अक्टूबर।
माइक अध्यक्ष महोदय, मेरा एक कहना है कि वन विभाग के द्वारा करोड़ों रुपया लेंटाना में खर्च किए जा रहे हैं। तो मैं मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि भविष्य में इसकी सुरक्षित रखने के लिए, इसके देखभाल के लिए क्या उपाय करेंगे? आपने लेंटाना देखा है क्या? मैं तो देखा हूं, तभी प्रश्न लगाए हो अध्यक्ष महोदय। अच्छा, देखा है? कांकेर में पाया जाता है, लगाए गए हैं 2,21,00,000 का। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने लेंटाना के देखभाल की कोई व्यवस्था की बात की है, उसका देखभाल कैसे होगा? उसको तो निकालना पड़ता है, उसको निकाल के उसका उन्मूलन किया जाता है, तो उसमें देखभाल की जरूरत नहीं है, सही ढंग से निकल जाएगा। मैं ये कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, अगर हम लगा रहे हैं तो वो किस कारण से लगा रहे हैं, उसको फायदा है तो कैसे उसको सुरक्षित करते हैं, ये मेरा प्रश्न था। आप बता दीजिए भाई, आप लेंटाना करा रहे हैं तो उसका फायदा क्या है? हमको फायदा क्या हो रहा है उससे? उत्तर दे रहा हूँ। हाँ जी माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले बात तो ये है कि लेंटाना लगाया नहीं जाता, वो अपने आप हो जाता है, उसका उन्मूलन किया जाता है, तो उसको देखभाल कैसे करेंगे? चलिए, माननीय आशीष कुमार छाबड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जल जीवन मिशन के तहत मैंने अपने विधानसभा की जानकारी माननीय मंत्री जी से चाही थी। विस्तार से मंत्री जी ने उस पर जानकारी भी दी है। मैं एक दो गांव का पूछना चाहूंगा माननीय मंत्री जी। बेरला ब्लॉक के बाहर गांव और मोभट्ठा में कब कार्य आदेश जारी किया था, कब तक कार्य पूर्ण होना था और वर्तमान में क्या स्थिति है? बेरला ब्लॉक के मोभट्ठा में और बार गांव में, दो गांव। अध्यक्ष जी, उसमें इनके पूरे के पूरे गांव की जानकारी उसमें दी हुई है, जितने भी गांव हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपको, क्योंकि मोभट्ठा और बेरला ब्लॉक के मोभट्ठा और बार गांव में लगातार अनियमितता की शिकायत पाई गई थी, जिसमें जनप्रतिनिधि हमारे जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष है, उनका गांव पड़ता है बार गांव, उनके द्वारा भी 2-3 बार शिकायत की गई थी, लगातार समाचार पत्रों में आया है। मैं निवेदन करता हूं कि थोड़ा एक बार उसकी जांच करा के, ताकि कार्य केशव प्रसाद जी मैं दिखवा दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा सवाल हो रहा है। मंत्री जी, एक निवेदन और करना चाहता हूं। इसमें बहुत सारे कार्य निविदा दिखा रहे हैं, जल्द से जल्द उस निविदा बुलाई जाए और कार्य पूर्ण कर लिया जाए, ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। लगभग 1-1.5 साल से स्वीकृति मिल गई है, लेकिन अभी तक निविदा प्रक्रिया जारी है उसकी, तो कम से कम जल्द से जल्द उसको पूरा करवा ले। माननीय अध्यक्ष जी, कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनी हुई है, उस समिति के जरिए निविदा बुलाई जाती है। मैं फिर भी दिखाऊंगा कि जल्द से जल्द हो जाए। चलिए चंद्र जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला जांजगीर चांपा के डीएमए मार्ग के संबंध में मेरा प्रश्न है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 112,73,20,000 रुपए आया। बड़ी लंबी सूची है कार्य स्वीकृति की। ये जो कार्य स्वीकृत हुआ है, क्या ये शासी परिषद के द्वारा अनुमोदन किया गया है? क्योंकि पिछला बैठक 10/8/2021 को हुआ है, उस समय प्रभारी मंत्री अध्यक्ष थे। उनके बाद शासी परिषद के अध्यक्ष में परिवर्तन हुआ, कलेक्टर अध्यक्ष बने। तो क्या ये राशि शासी परिषद के अनुमोदन के बाद खर्च की गई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया यही है कि शासी परिषद में इसको स्वीकृति अनुमोदन के पश्चात ही स्वीकृति हो। और कई बार परिस्थिति यही आती है कि जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर स्वीकृत कर दिया जाता है, बाद में कार्य तो स्वीकृति ले ली जाती है। तो अब जब दूसरी बार होगी आप अनुमोदन कराएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आपके जिले का मामला है और उस बैठक में आप भी थे। मुझे क्यों फंसा रहे? नहीं, आप भी थे। उस बैठक में केवल कार्य योजना बना था और अध्यक्ष महोदय के द्वारा विधायकों को कहा गया कि 2-2 करोड़ रुपए के आप लोग जो है सूची दे दें। 2 करोड़ रुपए का हम सूची दे तो स्वीकृत नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
प्रशिक्षण के नाम पे 16 करोड़ 21 लाख रुपए खर्च की गई है केवल प्रशिक्षण के नाम से। कृषि के क्षेत्र में 9 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, लेकिन 14 करोड़ 42 लाख रुपए खर्च किया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 17 करोड़ का बजट रखा गया था, लेकिन 29 करोड़ 67 लाख रुपए जो है खर्च की गई है डीएमएफ में। और ये तमाम जो है केवल सामग्री क्रय की गई है। यात्री प्रतीक्षालय बनाया गया है, नलकूप खनन की गई है, मोटर पंप की स्थापना की गई है। इनके कार्य एजेंसी कौन है? सिंचाई विभाग की ईएनडीएम। पीएचई कोई कार्य एजेंसी नहीं है, पीडब्ल्यूडी कोई कार्य एजेंसी नहीं है, आरईएस कोई कार्य एजेंसी नहीं है। सिंचाई विभाग ये तमाम काम के कार्य एजेंसी है। ओपन जिम का सामान खरीदी किया गया, विद्युत लगाया गया। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या 2019 के बाद डीएमएफ मद की जो राशि जांजगीर चांपा जिला में खर्च की गई है उसका कभी ऑडिट कराया गया है? और अगर ये इतने गंभीर महत्वपूर्ण बात आ रहा है तो क्या इसकी जांच कराएंगे? शिकायत आएगी तो निश्चित रूप से जांच कराई जाएगा अध्यक्ष महोदय। जब शिकायत प्राप्त ही होगा नहीं होगा तो जांच किस प्रकार से मान्य जाएगी? तो निश्चित रूप से किसी पर्टिकुलर केस में यदि कहीं निर्माण कार्य में गुणवत्ता विहीन निर्माण हो रहा है या और किसी प्रकार की शिकायत होगी तो शिकायत आने पर उस पर कार्रवाई होगी। तो आप शिकायत कर दीजिए। लेकिन प्रशिक्षण हुआ है। 1 मिनट माननीय महोदय। सामाजिक परंपराओं के लिए प्रशिक्षण, जूट बैग निर्माण के लिए प्रशिक्षण, ग्राम संख्या क्षमता विकास से तो प्रशिक्षण, राजमिस्त्री को प्रशिक्षण, अगरबत्ती बनाने के लिए प्रशिक्षण, फिनाइल निर्माण के प्रशिक्षण, 16 करोड़ 21 लाख रुपए। जांजगीर चांपा जिला में तो 16 करोड़ 21 लाख रुपए का इन चीजों का उपयोग नहीं होता, केवल प्रशिक्षण में 16 करोड़ 21 लाख रुपए। ये पूरा बंदर आठ है माननीय अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर महोदय अध्यक्ष है, कुछ भी कर दे, कहीं भी कर दे, शासी परिषद की कहीं कोई अनुमोदन नहीं है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से उस दिन भी निवेदन किया था, जब वो शासी परिषद में नहीं थे तो कम से कम जवाब देने से बचते थे लोगों का। आज क्या जवाब दें हम? ठेकेदार जाके काम कर रहे हैं, कहीं बोर्ड नहीं लगा है, कौन ठेकेदार है, कौन सा विभाग है? जबकि डीएमएफ में स्पष्ट है, पहले बोर्ड लगाएं, राशि बताएं, कार्य एजेंसी कौन है ये बताएं। और माननीय मुख्यमंत्री बड़े दिल के आदमी हैं। 20 लाख का काम 50 लाख तक के लिए ग्राम पंचायत को अधिकृत किए हैं। 20 लाख से बढ़ा करके 5 लाख का, 6.5 लाख का यात्री प्रतीक्षालय ठेकेदार बना रहा है, 4.5 लाख का जिम ठेकेदार लगा रहा है, 5 लाख का बिजली ठेकेदार लगा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय पूरा बंदर बाट हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहता हूं, सदन में यह बात आ रही, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में यह बात आ रही, इसको शिकायत मान करके कृपया जांच की घोषणा कर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए सबसे ज्यादा स्वास्थ्य विभाग में काम हुआ अध्यक्ष महोदय कोरोना काल था, और ये बात बिल्कुल सही है कि चांपा जांजगीर जिले में स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उसमें कमी है दूसरे मैदानी जिलों की अपेक्षा। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया है स्वास्थ्य विभाग में लगभग 30 करोड़ 89 लाख। दूसरा कृषि क्षेत्र में 14 करोड़ 73 लाख रुपया, शिक्षा के क्षेत्र में 14 करोड़ 67 लाख रुपया, कौशल विकास में 12 करोड़ 30 लाख रुपए जिसके प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भौतिक अधोसंरचना 1733 लाख, ऊर्जा एवं जल विभाजक में 505 लाख, युवा गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 335 लाख। अब इसमें यदि आपको कहीं भी एक पर्टिकुलर शिकायत मिलती है तो मुझे लिख के दें या कलेक्टर को बता दें या अधिकारियों को दे दें। आप नहीं, जनरल में थोड़ी होगा, आपने जनरलाइज कहा। पर्टिकुलर किसी केस में यदि शिकायत है निश्चित रूप से जांच करने में कोई हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन शिकायत तो है, आप तो जनरल बात कर रहे हैं। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं तो कलेक्टर को शिकायत कर चुका हूं, एक नहीं अनेक पत्र भी लिख चुका हूं कि डीएमएफ मद से कौन कौन सा कार्य स्वीकृत हुआ
शासी परिषद का सदस्य हूं, इसलिए कृपया मुझको भी जो है कापी उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कापी उपलब्ध नहीं कराया, जब विधानसभा में प्रश्न लगाया हूं तब ये चीज हमारी जानकारी में आई कि ये खर्चा हुआ है, नहीं तो हमारी जानकारी में भी नहीं था। आप बोल रहे हैं तो मैं इसकी व्यक्तिगत भी आपसे शिकायत करूंगा, क्योंकि कलेक्टर से शिकायत करने का कोई औचित्य नहीं है। न वो जांच करेंगे, सफल कर्म वही करने वाले हैं, तो जांच कहां से करेंगे? सकल कर्म यानी यही बंदर बांट। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष, मैं केवल आपसे यही आश्वासन चाहता हूं कि जांच करवा दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए ये इस प्रकार से जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत सीनियर सदस्य हैं और गंभीर मामले उठाते भी हैं चंद्रा जी। तो मैं आग्रह ये करूंगा कि कोई आपको किसी क्षेत्र में किसी विभाग के द्वारा किए गए कार्यों की कोई शिकायत आपको मिली है तो मुझे दीजिए, मैं उसकी जांच कराऊंगा। लेकिन बिना आप बताए आप वेग में आप ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, सबकी जांच करा, संभव नहीं होगा। चंदेल, बिल्कुल बिल्कुल मैं माननीय महोदय शिकायत करूंगा। एक अंतिम मेरा प्रश्न है, मूल प्रश्न, इसमें प्रभावित क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित और अप्रत्यक्ष प्रभावित के दोनों क्षेत्र के लिए जो मापदंड है, डीएमएफ के जो गाइडलाइन पे मापदंड है, क्या ये राशि खर्च की गई है तो उस मापदंड का पालन किया गया है? क्या मापदंड बना है अध्यक्ष महोदय, उसके अनुसार ही स्वीकृति होती है और कार्य। नारायण चंदेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, शासी परिषद की बैठक में हम सब लोग थे और आप भी थे। प्रभारी मंत्री जी उस समय अध्यक्ष थे, बाद में कलेक्टर अध्यक्ष बने। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे कोरोना काल में कोरोना के लिए आपने इंस्ट्रूमेंट खरीदा, वो ठीक है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, लेकिन पूरे कोरोना काल में 16 करोड़ का प्रशिक्षण हो गया। प्रशिक्षण का विषय वहां पर आया भी नहीं था कि हमको प्रशिक्षण की आवश्यकता है। आप भाषण मत दीजिए ना, आप प्रश्न करिए, क्या पूछना चाहते? नहीं, हमारा प्रश्न ये है माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या प्रशिक्षण कोरोना काल में हुआ है, ये पूछ रहे हैं? प्रशिक्षण कोरोना काल में हुआ है और किसकी अनुमति से हुआ है और कौन अनुमोदन किया था? उसमें तो अध्यक्ष कलेक्टर है, तो आपका अनुमोदन क्यों चाहिए? बाद में अकेला थोड़ी करेगा। सौरभ जी, परिषद का अनुमोदन चाहिए ना। ठीक है ना, सौरभ जी आप पूछना, एक साथ दे देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, डीएमएफ का जो कानून है और डीएमएफ की जो गाइडलाइन है, उसमें यह स्पष्ट लिखा है कि प्रति वर्ष ऑडिट होगा। हाँ। और वो ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी वेबसाइट के माध्यम से। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पूछना चाहता हूं, जांजगीर चांपा जिले का ही बात कर ले, बाकी जिले को छोड़ दें, अंतिम बार कब ऑडिट हुआ था और वो ऑडिट की रिपोर्ट सार्वजनिक कब हुई थी? मैं उसकी जानकारी अलग से दे दूंगा। थैंक यू। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, ऑडिट नहीं हुआ है, किसी जिले में नहीं हुआ है, एक, और दूसरा मेरा निवेदन है कि वेबसाइट में जो भी खर्चा हुआ है पूरे प्रदेश में, उसको वेबसाइट में अपलोड होना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इसको कृपा पूर्वक करवा लें, तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, चीजें बिल्कुल स्पष्ट होकर सामने आ जाएगी कहां पर क्या क्या हुआ। प्रकाश सक्रजित नायक, प्रश्न क्रमांक 10। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न जवाब आया है। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि तमनार ब्लॉक में महाजन को जो कंपनी है, उसको जो कोल ब्लॉक आवंटित की गई है, क्या उसमें वन भूमि आ रही है कि नहीं आ रही है? इतना छोटा सा प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न था कि 2019 से 2020 तक कुल कितनी भूमि विभाग द्वारा वन भूमि व्यावर्तन के तहत उद्योगों खदानों को दी गई, तो कोई भूमि इसमें नहीं दी गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने खाली इतने पूछा है उसी तारतम्य में कि तमनार ब्लॉक में महाजन को कंपनी को आवंटित कोल ब्लॉक में वन भूमि आ रही है कि नहीं आ रही है, बस इतना एक छोटा सवाल है। अगर आ रही है तो आ रही है, नहीं आ रही नहीं आ रही है। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ये था कि कितना दिया गया, अब कौन सी भूमि आ रही है नहीं आ रही, ये एकदम अचानक से पूछ दें, कैसे बताया जा सकता? माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर माननीय महोदय, मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ।
प्रश्न पर तैयार करके फिर पूछ मैं अगले पूछ रहा हूँ माननीय महोदय, प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ मैं। वहां पर कोल बाग आवंटित हुई है, उसमें आपने जवाब दिया कि वन भूमि नहीं आई है। मैं पूछ रहा हूँ कि वन भूमि आई कि नहीं आई है। प्रकाश, माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य लोग प्रश्न तैयारी करके आते हैं और तैयारी करके आने के बाद में पूछते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछते हैं तो देखते हैं उसको, और इसलिए मुझे लगता है कि आपका शिक्षण मिलना चाहिए और वो बराबर तैयारी करके आते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन लगते हैं और क्वेश्चन में हमारे इस अवर का महत्व है। तो एक एक सदस्य तैयारी करके आते हैं, तो आपका संरक्षण नहीं मिलेगा तो संभव नहीं होगा प्रश्न पूछना। जब कह रहे हैं कि उनने वैकल्पिक वृक्षारोपण का प्रश्न ही नहीं उठता, अब भूमि वन भूमि कई बार ऐसे मंत्री के तहत कई बार ऐसे मंत्री का जवाब आ जाता है के लिए नहीं दी गई। नहीं, कई बार ऐसे मंत्री जी का जवाब आता है, लेकिन उसका औचित्य है और नहीं है तो फिर संशोधन करके पूछते हैं। तो आपको तो संरक्षण चाहिए ना। नहीं तो संशोधन कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हाँ उसका उत्तर नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर यदि आपको कोई विशिष्ट जानकारी बताओ। वही तो पूछ रहे माननीय अध्यक्ष महोदय कि यहाँ पर उत्तर में आया है कि कोई वन भूमि आवंटित नहीं की गई है, जबकि तन्नार ब्लॉक के महाजिनको कंपनी को भूमि आवंटित की गई है। उसके बदले में रायगढ़ के नटवरपुर से जमीन भी प्रतिपूर्ति ली गई है। मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि वहां आवंटित की गई है कि नहीं की गई है। माननीय से जनवरी 2022 तक प्रश्नाधीन अवधि में वन भूमि व्यावर्तन के तहत उद्योगों और खदानों नहीं दी गई है। अब कैसा करेंगे? माननीय रेणु जोगी जी। धन्यवाद महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय वन मंत्री से जानना चाहा है कि अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रायपुर से कुल कितनी राशि का ऋण लिया गया है? क्या जनवरी 2022 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अटल नगर विकास प्राधिकरण को कब्जा सूचना प्रकाशित की है? यदि हाँ, तो इस सूचना पर शासन द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? और तीसरा प्रश्न इसी में है, 1 फरवरी 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन पर विभिन्न वित्तीय संस्थाओं का कुल कितना ऋण है? इस पर कितने वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जाएगा? इसका उत्तर तो उन्होंने दिया है, आपने देखा नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा आपने जो भी अभी जानकारी चाही है वो उत्तर साथ में ही है पूरा। जी, पर आज माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के 3 उत्तर आए हैं मेरे पास जी। संशोधित माननीय वन मंत्री के द्वारा, और इसी प्रश्नोत्तरी में अतारांकित प्रश्न क्रमांक 275 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जवाब दिया गया है, जिसका उल्लेख करना चाहूंगी तीनों उत्तरों का। पहले आपने कहा है कि आहरित राशि 369 करोड़ ली गई थी अप्रैल 2019 में, और उसका उपयोग किन कार्यों में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। फिर उत्तर आया है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि 2019 से 2022 तक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में 31,700
750 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया था, जिस पर 14,262 रुपए का ऋण या ब्याज का भुगतान किया गया है। और अभी अभी मेरे पास आपका पुनर्निरीक्षक प्रश्न का जवाब आया है कि वित्त विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 जनवरी 2022 की स्थिति में कुल ऋण 84,223 करोड़ रुपए है। तो इसमें तीनों में कौन सा सही है, आप कृपया बताने की कृपा करें, और उसका उपयोग इस ऋण का कहाँ किया गया है? अटल नगर विकास प्राधिकरण में। माननीय महोदय, 2-3 प्रश्नों को लेके इसमें जानकारी मांगी गई है, विभाग अलग अलग हैं, तो स्पेसिफिक यदि मान लो तो इनको जानकारी चाहिए तो मैं जानकारी दे दूंगा, लेकिन अभी दूसरे प्रश्न जो मेरे सामने नहीं है तो मैं उसको ना पढ़ सकता ना उसका उत्तर दे सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 2 बार मुख्यमंत्री जी से पूछ लिया, उसके बाद क्यों वन मंत्री जी के पीछे पड़े? नहीं, मैं यही जानना चाह रही हूँ कि 3 अलग अलग उत्तर आ गए हैं, तो इसमें कौन सा सही है? आखिरी में सबसे अधिक ऋण 84,223 करोड़ का है, बीच में करीब 40 करोड़, और शुरू में आपने कहा कि आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं वित्त विभाग के अधिकारियों से, और उसका क्या उपयोग हुआ? और अंतिम प्रश्न ये भी पूछूंगी कि क्या यूनियन बैंक का जो ईएमआई और ऋण भुगतान करना था वो समय पर नहीं हो पाया है, तो क्या कब्जा नोटिस, डिमांड नोटिस आदि अटल नगर विकास प्राधिकरण को दिया गया है? कृपया बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा 2017 से 200 करोड़ रुपए का 2018 में 179 करोड़ का ऋण लिया। 179 करोड़ रुपए के ऋण को लेकर उस समय 203 करोड़ रुपए की रिटेल बिल्डिंग नाम का व्यावसायिक प्रोसेस बना दिया। ब्याज जमीन मूल्य जोड़कर 262 करोड़ का बिल्डिंग बना, जो बिक नहीं रहा है, और इसके कारण ये राशि नहीं पटाई जा सकी। माननीय मंत्री जी, आप तत्कालीन सरकार का उपयोग करें, इसमें भाजपा का ये लगाना जरूरी था क्या? तत्कालीन सरकार ने लिया ऋण तो। चलिए, और कुछ पूछना? जी देखिए, ये ऋण लिया गया है 2019 में, या कि जब कांग्रेस की सरकार 2018 में बन गई थी, और इसका क्या उपयोग हुआ है यही मैं जानना चाहती हूँ। और इसका जो भुगतान, ये कब्जा नोटिस और डिमांड नोटिस, और अभी भी ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं, शायद शासन के पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है कई वजहों से, तो इसके लिए कि उस नई राजधानी का से आप कैसे पैसा लाकर इन सब ऋणों को चुकता करेंगे, उसका क्या प्लानिंग है आपकी? कि और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कल ही के किसी अखबार में मैंने देखा कि अधिकारियों के और मंत्रियों के, राज्यपाल जी के, मुख्यमंत्री जी के काफी बड़े बड़े घर बन रहे हैं। तो हर विधायकों को छोड़ दिया तो छोड़ दिया, पर हम लोग रह रहे हैं जहां भी रह रहे हैं आपकी कृपा से। परंतु यानी इस पैसे का एक ध्यान आप लोगों का आकर्षित करना चाहूंगी कि इससे अभी जो किसानों की जमीन अधिग्रहित की थी उसका भी मुआवजा उनको प्राप्त नहीं हुआ है।
और ये जो उनकी 5 मांगे हैं उनमें ये भी एक मांग है प्रमुख, तो उसके बारे में उनको मुआवजा कब तक दिया जाएगा, कृपया बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 अलग अलग बात है। एक तो माननीय मुख्यमंत्री माननीय मंत्रीगणों के बंगले के बारे में है, एक किसानों के मुआवजा के बारे में है, और एक वहां पे जो नवा रायपुर में जो निर्माण हुआ है उसके बारे में है। अब एक लाइन में तीनों जानकारी दे देता हूं। जो बहुत अधिक तत्कालीन सरकार के समय जो निर्माण कार्य हुआ है, 10,000 रुपया से ज्यादा राशि से 1 वर्ग फुट का निर्माण हुआ है। यदि उसको उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो अंबुजा माल के पास भी उतना दर नहीं है। अब इतना महंगा निर्माण विक्रेता मात्र 10% क्षेत्र बिक पाया है और इसके कारण वो राशि जमा नहीं हो पाई है। दूसरी बात यह कि वो एनआरडीए की राशि नहीं है, वो लोक निर्माण विभाग के द्वारा निर्माण होता है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तीसरी बात यह, किसानों के मुआवजा के संबंध में आपने जो कही उसके बारे में 3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक उप समिति बनाई थी, मंत्रिमंडल की जो समिति थी, उसमें मैं स्वयं, माननीय रविंद्र चौबे जी, माननीय शिव डहरिया जी, 3 दौर की बैठक हम लोगों ने की। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी एक बार की बैठक उनसे हुई। 8 में से 6 मांग हमने उनको स्वीकार कर लिया है और हमारा आज सदन के माध्यम से भी आग्रह है कि अपने आंदोलन को समाप्त कर लें। चलिए, अंतिम प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से पूछना चाहूंगी कि आप अपने वित्तीय साधन अटल नगर विकास प्राधिकरण में किस प्रकार बढ़ाने की योजना है कि आपका जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा कर्ज लिया गया है उसका भुगतान शीघ्र हो सके, या हम लोग हमेशा कर्ज में ही डूबे रहें, तो ये एक बहुत चिंताजनक विषय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए कार्य योजना बनाई गई है। थैंक यू। धर्मेंद्र पुजारी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं तेंदुपत्ता बोनस के विषय में लगाया था प्रश्न, और मैं माननीय मंत्री से आपके द्वारा जानना चाहता हूं कि आपने बताया कि वर्ष 2020 और 2021 का तेंदुपत्ता बोनस का भुगतान नहीं हुआ है, तो यह भुगतान कब तक किया जाएगा और भुगतान नहीं होने की क्या कारण है? माननीय महोदय जी, ये माननीय मंत्री से मैं जानना चाहता हूँ। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोनस का भुगतान पूरा विक्रय के बाद और पूरा हिसाब किताब मिलान के बाद ऑडिट होगा और ऑडिट के बाद ही उसके दिए जाने की प्रक्रिया है। जैसे ही ऑडिट होगा भुगतान कर दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सरकार इतने दिनों से तेंदुपत्ता बोनस का भुगतान नहीं कर रही है, ब्याज सहित इसका भुगतान कब तक ग्राहकों को करेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री जी, समय सीमा बता सकते हैं क्या? ऑडिट के तत्काल हो जाएगा, जैसे ऑडिट हो जाएगा उनका पैसे का भुगतान हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके प्रश्न के जवाब में आया है कि 2019 के सीजन का ही 5 करोड़ रुपए बचा है, ऑडिट हो गया है तो भुगतान हुआ है। 71 करोड़ के बिल में 67 करोड़ का भुगतान किया गया है। 5 करोड़ रुपए 2019 सीजन का ही बचा है। आज के जवाब में मंत्री जी का आया है, तो वो 5 करोड़ का कब भुगतान होगा? ऑडिट हो गया, सब कुछ हो गया, तो किसान कब भुगतान होगा? नहीं, अभी जो वर्तमान वर्ष के बारे में जो 2021 वाले के ऑडिट की बात है, और जहां तक आप 2019 चाहते हैं मैं बता देता हूं। बता रहा हूं। कल तो मैं पूछा था इसको। माननीय अध्यक्ष महोदय, संग्रहण वर्ष 2019 सीजन में तेंदुपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक हेतु वितरण योग्य राशि 71.15 करोड़ में से वह राशि 49.59 लाख घटाकर वितरण योग्य राशि 70.65 का वितरण किया जाना है, जिसमें आज दिनांक तक राशि 66.56 करोड़ की राशि वितरण हेतु बैंक को प्रेषित किया जा चुका है और शेष 4.9 करोड़ की राशि कई संग्राहकों के बैंक खाते नहीं खोले जाने के कारण लंबित है। बैंक को प्रेषित राशि में से राशि 5.56 करोड़ संग्राहकों के सही बैंक खातों की जानकारी प्राप्त होने के साथ ही उनको दे दिया जाएगा। अब क्या आपत्ति है भाई?
माननीय अध्यक्ष महोदय जी, गरियाबंद माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, गरियाबंद जिले में कितने तेंदुपत्ता संग्रह को बोनस का वितरण किया जाना है? माननीय अध्यक्ष जानकारी महोदय, देवें। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जानकारी देंगे तो उसको हम जितने जल्दी गरियाबंद का है उनको दे दीजिएगा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, दे रहे हैं आपको जानकारी। ऑडिट कब तक होगा? ऑडिट कब तक होगा वर्तमान में? उसको जल्दी आने का प्रयास करें। डॉक्टर लक्ष्मी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष डैम से पानी न देने के कारण और किसान जो है डबल फसल बोए थे तो अपने विद्युत कनेक्शन के लिए बहुत चिंतित थे, लेकिन माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का आश्वासन मिला है और उस आगामी वित्तीय वर्ष तक हो जाएगा, तो मैं इस उत्तर से संतुष्ट हूँ। दलेश्वर साहू। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा प्रश्न जल अवधान से संबंधित है। राजनांदगांव और डोंगरगांव, एक डॉक्टर रमन सिंह का इलाका है और एक मेरा इलाका है। मेरा अपने कार्यकाल में मैं भी नहीं चालू करवा पा रहा हूँ, उनने भी मुख्यमंत्री होते हुए भी अपने कार्यकाल में अपने ही योजना का प्रारंभ नहीं करा पाया, और ये लेट होने का क्या कारण है? और मेरा प्रश्न बहुत जल्द समाप्त होने पर इसको जांच कराएंगे क्या? मैंने पिछले वर्ष भी ध्यानाकर्षण लगाया था साहब, पर आश्वासन देने के बावजूद भी उसकी जांच नहीं हो पाई। क्या उनको जांच कराएंगे क्या? मैं अपने कार्यकाल में प्रारंभ कर पाऊंगा क्या? मंत्री जी जवाब देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, जांच कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह कार्य को हम पूर्ण करके देंगे कार्यकाल में। धन्यवाद। पुंडूलाल जी बोले, प्रश्न क्रमांक 15। जल्दी करिए आप भी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये समिति के रिपोर्ट में 12 निर्णय में से 9 निर्णय हुआ बैठक में निर्णय लिए गए और 22 में 19 ये बकाया जो निर्णय लिए गए, कौन कौन सा निर्णय अभी तक नहीं हुआ उसके बारे में बताएं तो अच्छा रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर के साथ ही पूरा दिया गया है कि किसका हुआ है किसका नहीं हो पाया। उसके मतलब मालूम नहीं हूँ, उसके बारे में वो भी दिया गया नहीं हुआ है, वो भी दोनों है उसमें। नहीं आप देख लीजिए ना। आप मैं दे रहा हूँ, नहीं निर्णय हुआ उसको बता। माननीय निर्णय कौन कौन से नहीं हुआ मेरे बता। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में जो आंदोलन चल रहा है, ये जो जिन बैठक के उल्लेख आप कर रहे हैं, ये आप लोगों के समय का है और वो क्रियान्वयन नहीं होने के कारण ये आंदोलन हुआ है। और उसमें 8 मांगे उनकी जो थी, उसमें से 6 मांग जो हमने पूरा की, उसको जानना चाहते हैं आप? जानना चाहते हैं? हाँ जी। वो तो सभी जगह छपा है महाराज, काहे के लिए आप एक आध बताइए, 3 को मतलब फटाफट बता दीजिए। बबल पढ़ेल नहीं आया। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला मांग है ग्रामीण बसाहट का आवासीय पट्टा का वितरण। अब आगे समय का उसमें वीडीपी यानी विलेज डेवलपमेंट प्लान जिस गांव में होगा उसके आधार पर ही पट्टा दिया जाएगा। तो उस समय वो पट्टा नहीं दिया जा सका है विलेज डेवलपमेंट प्लान के कारण, क्योंकि विकास हुआ नहीं और पट्टा दे नहीं पा रहे हैं। तो वो इस शर्त को हटाते हुए और इस सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो जहां बसा है उसको पट्टा दे दिया जाए। चलिए, लिमिट रन हो गया। ठीक। धनेन्द्र साहू जी, प्रश्न क्रमांक 16। माननीय प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय एक प्रश्न, मेरा और एक प्रश्न है। बोलिए ना जल्दी। नया रायपुर में प्रभावित किसानों को वार्षिक बोनस कब से नहीं दिया गया हो, कब तक दे दिया जाएगा, उसको अलग से बता देंगे आप उनके कक्ष में। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ, 31 दिसंबर 21 की स्थिति में प्रदेश में कुल 1385 उपभोक्ताओं के 21 करोड़ 59 लाख 41,000 बकाया राशि के विरुद्ध 164 उपभोक्ताओं से 47 लाख 82,000 की राशि वसूल की गई। शेष उपभोक्ताओं से बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है, इसके लिए क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? साथ ही माननीय अध्यक्ष जी, एक प्रश्न और कर लेता हूं। रायपुर जिले में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के 1 करोड़ से अधिक बकाया राशि में कितने उपभोक्ता हैं? एक आध और कर लीजिए ताकि 12 बज जाए। वर्ष 2021 में
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की आय व्यय क्या स्थिति थी और स्पष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 लाख से अधिक बकाया राशि वाले शासकीय, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों के उपभोक्ताओं को से दिनांक 11/3/2022 की स्थिति प्राप्त राशि की विवरण। शासकीय एवं सार्वजनिक क्षेत्र 1231, निजी क्षेत्र के उद्योग 154, जो बकाया की जानकारी शासकीय सार्वजनिक क्षेत्र के वो 1711 करोड़ का है और निजी क्षेत्र का 447 का वसूली की गई राशि है। उसमें संख्या सार्वजनिक क्षेत्र में 156, वसूली की गई राशि 25.29 करोड़, निजी क्षेत्र में 59 की वसूली की गई और 111.91 करोड़ की वसूली की गई। इस प्रकार से कुल संख्या 1385 और राशि जो है 2159.42 करोड़। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय